नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे पावर पैक्ड बुलेटिन में। नाम है बुलेट बुलेटिन। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज में आपको अगले आधे घंटे में हम बताएंगे। अब आपसे कोई भी खबर नहीं छूटने वाली, क्योंकि रफ्तारी अंदाज में आपको 40 अहम खबरें हर सेक्टर की हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होगी पॉलिटिकल टॉप 10 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम में संबोधित किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से ठप पड़ी इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। पीएम ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के रिवाइवल में भारत की अहम भूमिका होगी। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत ने रेड कारपेट बिछाए हैं और देश निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र बना है। India is fighting a strong battle against the global pandemic. With an increased focus on people's health, we are equally focused on the health of the economy. We are making the economy more productive, investment friendly, and competitive. India remains one of the most open economies in the world. We are laying a red carpet for all global companies to come and establish their presence in India. इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल रिवाइवल की दिशा में भारत लीडिंग रोल अदा करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों के अंदर वो सब हासिल करने की क्षमता है जो सबको असंभव सा नजर आता है। Faith that the story of global revival will have India playing a leading role. Indians have the spirit to achieve what is believed to be impossible. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। भारत टैलेंट का वो पावर हाउस है जिसमें आगे बढ़ने का जुनून है। उन्होंने कहा कि भारत सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी वजह से भारत में रिफॉर्म की अद्भुत क्षमता है। India is a powerhouse of a talent that is eager to contribute and ever ready to learn. There is two-way synergy that is greatly beneficial. India's ability to reform and rejuvenate. देश में कोरोना वायरस की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 24,879 मामले सामने आए हैं। साथ ही 487 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,67,000 के पार हो गई है, जिसमें से 4,76,300 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 21,100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस वजह से अब देश में एक्टिव केसेस की संख्या 2,69,700 से थोड़ी ज्यादा है। एक तरफ जहां देश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। यहां संक्रमण के नए मामले आने कम होते जा रहे हैं, लेकिन संक्रमण से मौतें कम होने की रफ्तार अभी धीमी है। राज्य में कोरोना से मौत पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार रणनीति बनाकर काम करने वाली है। दिल्ली सरकार ये पता लगाना चाहती है कि कोविड-19 से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनमें कितने लोग पहले से ही अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे या उनकी उम्र क्या थी। ये भी पता किया जा रहा है कि कोविड-19 होने के बाद उनकी मौत की वजह पूर्व की गंभीर बीमारियां थीं या कुछ और रहीं। आपको बता दें कि दिल्ली में रिकवरी रेट 74.57% से ज्यादा हो गया है। राज्य में 1,04,800 से ज्यादा केसेस हैं। इनमें से अब तक 78,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,23,000 के पार पहुंच गई है।
राज्य में इस महामारी से अब तक 9,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी 91,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। राज्य में अब तक कुल 11,61,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश अभी कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले स्टेज पर नहीं पहुंचा है। देश के कुछ हिस्सों में महामारी के ज्यादा मामले जरूर सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 1.25 अरब है। उन्होंने कहा कि अगर 10 लाख जनसंख्या के मामले और इनके केसेस की तुलना की जाए तो भारत में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अभी भी काफी कम मामले सामने आए हैं। कोरोना काल में विदेश से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन का चौथा फेज जारी है। इस फेज के तहत 637 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स पहले ही शेड्यूल कर दी गई हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये फ्लाइट्स देश के 29 एयरपोर्ट से उड़ेंगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि 8 जुलाई तक 5,80,000 से ज्यादा लोग वापस स्वदेश लौट चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक कुल 6,61,000 लोगों ने स्वदेश लौटने के लिए रिक्वेस्ट रजिस्टर की हैं। पश्चिम बंगाल में आज शाम से फिर से 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। हालांकि इस बार लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल ही इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 7 दिन बाद एक बार फिर हालात का जायजा लिया जाएगा और उसके आधार पर ही लॉकडाउन में छूट देने का फैसला होगा। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने संदेशरा बंधु बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पूछताछ की। यह चौथी बार है जब अहमद पटेल से इस बारे में पूछताछ की गई है। सुबह करीब 11 बजे ईडी का 3 सदस्यीय दल राज्यसभा सांसद के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंचा। इसके पहले पटेल से इस मामले में 2 जुलाई को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उन्होंने मीडिया को बताया कि ईडी के जांचकर्ताओं ने 3 सत्रों में उनसे 128 प्रश्न पूछे हैं। और राजनीति के बाद अब कारोबार की बात, बिजनेस टॉप 10 की बात। वीकली एक्सपायरी के दिन आज शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 408 अंकों की उछाल के साथ 36,737 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 108 अंक बढ़कर 10,813 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें 323 अंकों की तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक 22,907 के स्तर पर बंद हुआ। इधर दिन भर के कारोबार में गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिली। हिंडाल्को, टाटा स्टील और नाल्को के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। मेटल के साथ बैंकिंग शेयरों में भी आज तेजी बनी रही। साउथ इंडियन बैंक, एसबीआई, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भी उछाल दिखा। इसके अलावा एनबीएफसीज और ऑयल एंड गैस के शेयर भी गेनर्स साबित हुए। लूजर्स में आज एफएमसीजी शेयर शामिल हुए। इस लिस्ट में मारिको, ज्योति लैब्स और एचयूएल को शामिल किया गया। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने आज अप्रैल से जून तिमाही के नतीजे पेश किए। इसके साथ ही नतीजों के सीजन की शुरुआत हो गई है। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 13% गिरकर 7,008 करोड़ रुपए था। पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 8,049 करोड़ रुपए रहा। टीसीएस ने 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया। लॉकडाउन के चलते कंपनी को डिमांड और सप्लाई का संकट झेलना पड़ा है। विनिवेश के टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स का ओएफएस लाने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कंपनी में ओएफएस के जरिए 10% हिस्सा बेचेगी। मौजूदा समय में सरकारी कंपनी की 74.5% हिस्सेदारी है। हिस्सा बिक्री के लिए मर्चेंट बैंकर्स लीगल एडवाइजर की बोली मंगाई गई है। कल मर्चेंट बैंकर्स लीगल एडवाइजर चयन के लिए प्रेजेंटेशन देंगे। आपको बता दें कि सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश में जुटी है। सरकार ने 2.1 लाख करोड़ का विनिवेश का टारगेट रखा है।
मैक्स ग्रुप के प्रमोटर फाइनेंशियल हेल्थ केयर सेगमेंट में हिस्सा बेचने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर्स कर्ज चुकाने के लिए 2500 करोड़ जुटाएंगे। सूत्रों की माने तो प्रमोटर्स मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 10% तक हिस्सा बेच सकते हैं। प्रमोटर की मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 28.3% हिस्सेदारी है। लॉकडाउन के चलते संकट से जूझ रहे हाईवे डेवलपर्स को राहत देने के लिए सरकार नए प्लान पर काम कर रही है। डेवलपर से जुड़ी भुगतान प्रक्रिया तेज करने के साथ ही कई तरह की राहत इन्हें दी जा सकती है। इसके लिए रोड मंत्रालय और NHAI के बीच चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक आउटस्टैंडिंग एन्युटी पेमेंट पर ज्यादा ब्याज संभव हो सकता है। NHAI ने वित्त मंत्रालय से इंश्योरेंस से जुड़ी राहत की भी मांग उठाई है। सूत्रों की माने तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की रकम भी जल्द मिल सकती है। आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से हाईवे डेवलपर्स के काम पर भी असर पड़ा है और ये सारी कवायदें इनकी मदद के लिए की जा रही हैं। रेलवे के निजीकरण की खबरों पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ रूट्स पर प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रेन चलाने की मंजूरी दी जा रही है। रेल मंत्री ने कहा कि ऐसा करने से न सिर्फ रेलवे की सेवा में सुधार होगा, बल्कि नए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि निजी भागीदारी से आधुनिक सुविधाओं वाली 151 नई ट्रेनें चलाने की योजना है और इन ट्रेनों से रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। कोरोना काल में इंडियन रेलवे एक के बाद एक नई उपलब्धि अपने नाम कर रहा है। भारतीय रेल ने बैटरी से चलाने वाले इंजन बनाए हैं और इसका सफल परीक्षण भी किया, यानी कि अब कुछ ही दिनों में पटरी पर बैटरी से चलने वाली ट्रेनें भी नजर आ सकती हैं। रेलवे के मुताबिक इस इंजन का निर्माण बिजली और डीजल की खपत को बचाने के लिए किया जा रहा है। इंडियन रेलवे ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाले ड्यूल मोड शंटिंग लोको नवदूत का निर्माण किया गया है और इसका परीक्षण सफल रहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमने लॉकडाउन के दौरान भी देश में कामकाज रुकने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में 85% कर्मचारियों ने घर से काम किया और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कामकाज में कोई बाधा नहीं आई। एक कार्यक्रम में बोलते हुए रविशंकर ने कहा कि हमने लॉकडाउन के दौरान गरीबों का भी ख्याल रखा, उन्हें हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मदद पहुंचाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का डिजिटल सिस्टम काफी मजबूत हुआ है। उनके मुताबिक कोरोना काल में UPI पर 35 अरब डिजिटल पेमेंट रजिस्टर किए गए हैं। भारत के स्मॉल और मीडियम कारोबारियों को बूस्ट देने के लिए मास्टर कार्ड ने एक बड़ी घोषणा की है। मास्टर कार्ड ने भारत में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ की कमिटमेंट की है। इस रकम के जरिए मास्टर कार्ड छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट को लेकर जागरूक करेगा। इसके साथ ही उन्हें डिजिटल पेमेंट के लिए संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन पहले ही पुलिस को जानकारी दे दी गई। पुलिस वाले विकास को पकड़कर अज्ञात जगह पर ले गए, वहीं उससे पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने ही पुलिस को विकास के वहां होने की जानकारी दी थी। आपको बता दें, करीब 10 राज्यों की पुलिस विकास की तलाश में लगी हुई थी। विकास के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। गिरफ्तार होने के बाद भी गैंगस्टर विकास दुबे के तेवर नहीं बदले। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जब पुलिस विकास दुबे को ले जा रही थी, इसी दौरान मीडिया को देखकर वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आपको बता दें, 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में विकास दुबे मुख्य आरोपी है। पुलिस के साथ बर्बरता मचाने के बाद वो फरार था। पुलिस लगातार विकास को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार एनकाउंटर के 7वें दिन बाद गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी पुलिस को बताना चाहिए कि विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया है या फिर पुलिस ने उसे अपने पराक्रम से गिरफ्तार किया है। अखिलेश योगी सरकार से उन्होंने मांग की है कि विकास दुबे की सभी कॉल डिटेल खंगाली जाएं,
सार्वजनिक की जाए ताकि पूरा सच सामने आ सके। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरह फेल साबित हुई है। विकास दुबे की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले राहुल तिवारी की अभी कोई खबर नहीं है। राहुल तिवारी भी 8 दिनों से गायब है। जी मीडिया से बातचीत में हुए राहुल की मां ने पूछा था कि आखिर उनका बेटा कहां है और उसका अभी तक पता क्यों नहीं लग पाया है। 36 साल के राहुल तिवारी ने विकास दुबे के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। राहुल ने ही विकास दुबे की पुलिस से शिकायत की थी। दरअसल राहुल तिवारी की ससुराल मोहिनी नेवादा में उसकी जमीन पर विकास दुबे अपने रिश्तेदारों का कब्जा कराना चाह रहा था। इसके विरोध में राहुल ने विकास दुबे की शिकायत की थी। झारखंड में कोरोना संक्रमण में आ रही तेजी ने राजनीतिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा दिया है। कई मंत्री और विधायक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य के राजनीतिक दलों ने अपने अपने कार्यालयों में नोटिस चिपकाकर ताला लगा दिया है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। बीते 29 जून से अब तक 7 जिला समितियों के साथ ही ऑनलाइन वीडियो मीटिंग की जा रही है। बीजेपी दफ्तर में भी ताला लगा दिया गया है। आपको बता दें, लॉकडाउन के शुरुआत में पहले भी बीजेपी ऑफिस को बंद किया गया था, जबकि अनलॉक में छूट मिलने के बाद प्रदेश कार्यालय में नेता और कार्यकर्ताओं को आने की इजाजत दी गई थी। चक दे इंडिया के 13 साल बाद शाहरुख खान और डायरेक्टर शिमित अमीन दोबारा काम करेंगे। फिल्म का टाइटल जहाजी रखा गया है। यह फिल्म गिरमिटिया मजदूरों की कहानी को पेश करेगी। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर इन मजदूरों को बहला फुसलाकर करारनामों पर दस्तखत करवा लिए थे, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, और इसके चलते ये लोग भारत वापस नहीं आ पाए। लेकिन अपने संघर्ष से इन्होंने कई बेमिसाल कहानियां रची। शाहरुख भी अपनी अगली इस फिल्म में ऐसा ही किरदार निभाने वाले हैं। हाल ही में चर्चित टीवी शो भाभी जी घर पर हैं का एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। सीरियल में गोरी मेम का किरदार निभाने वाली सौम्या टंडन के हेयर ड्रेसर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं एहतियातन सौम्या टंडन ने शूटिंग बंद कर दी है। हालांकि शो की शूटिंग को बंद नहीं किया गया है और बाकी कलाकार शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वेटरन कॉमेडियन जगदीप का बुधवार रात मुंबई में निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। वो एक्टर जावेद और नावेद जाफरी के पिता थे। सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में एक वकील के घर पैदा हुए थे। जगदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर मुन्ना के रूप में की। BR चोपड़ा की फिल्म अफसाना इस फिल्म का नाम था। वहीं दिग्गज कलाकार के जाने से बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। धर्मेंद्र, आयुष्मान खुराना, रितेश देशमुख, जॉनी लीवर, रोनित रॉय समेत कई कलाकारों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज में कुछ पंक्तियों को पढ़ा और उम्मीद जताते हुए कहा कि कोविड-19 का ये दौर गुजर जाएगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने हाथों से बनी कुछ पेंटिंग्स दिखाई, जिनमें हाथ जोड़कर ये वीडियो बनाया गया है। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के लिए अक्सर कविताएं पोस्ट करते रहते हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जाता है। इधर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ दर्ज केस खारिज हो गया है। वकील सुधीर कुमार ओझा द्वारा लगाई गई इस याचिका को बिहार कोर्ट ने न्यायिक सीमाओं का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। मुजफ्फरपुर के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने याचिका पर सुनवाई की। याचिका में करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नडियाडवाला, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर और दिनेश विजन के नाम शामिल थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा है कि उसने इस साल IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी करने की पेशकश नहीं की है और इस तरह की रिपोर्ट सिर्फ अटकलबाजी है। न्यूजीलैंड
क्रिकेट बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने कभी आईपीएल की मेजबानी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आपको बता दें, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अगर कोरोना संकट के कारण आईपीएल विदेशों में आयोजित किया जाता है तो संयुक्त अरब एमिरेट्स और श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड भी इसकी मेजबानी की रेस में शामिल हो गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सितंबर में होने वाले एशिया कप टी20 को कोरोना संकट के कारण रद्द कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास 6 टीमों के महाद्वीपीय टूर्नामेंट में मेजबानी करने का अधिकार था, लेकिन कोरोना संकट से पैदा हुए हालात को देखते हुए पीसीबी ने इसे श्रीलंका से बदलने का फैसला किया था। पीसीबी के प्रमुख एहसान मनी ने कहा कि टूर्नामेंट को रद्द करने के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम के नियमित टेस्ट कप्तान जो रूट दूसरी बार पिता बने हैं। रूट ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं।